नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे उन हौसलों की, उस शौर्य की, और नारी शक्ति को हम जय हिंद भी कहेंगे। और साथ ही ये कहूंगा कि भारतीय सेना का 78वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। और एक सौभाग्य की बात है कि छावनी के बाहर पहली बार गुलाबी नगर जयपुर को ये चांस मिला है जिसमें आर्मी डे परेड हो रही है। खैर, लेकिन उसी के रिलेवेंट बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आर्मी की कमांड्स में भी चल रहे हैं, जयपुर में भी कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान शौर्य संध्या जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी चल रही है। खैर, लेकिन नारी हमारा जो प्रोग्राम होता है, एक हम कोशिश करते हैं कि जिसके जरिए एक मोटिवेशन और क्या कुछ खास है नारी शक्ति के लिए, उसी के लिए हम कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ शौर्य की प्रतीक 3 डिफेंस के ऑफिसर रिटायर्ड हैं जिन्होंने अपने अपने बूते, उनका अपना योगदान भी रहा है। हमारे साथ अलका शर्मा जी हैं जिनके बारे में कहूंगा कि भारतीय सेना की परेड में पहली महिला ऑफिसर के रूप में इन्होंने शिरकत की। ये बहुत बड़ा योगदान, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की बात कहूंगा मैं। हमारे साथ कैप्टन श्वेता मिश्रा जी हैं और कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ में है। सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोत्साहन की, नीतिगत निर्णयों की, और डिफेंस जिसके लिए हम मानते हैं कि वहां किसी भी तरह की जेंडर बायसनेस नहीं होती है। चर्चाएं भी होती हैं इसी तरह की। 1949 में जब डिफेंस का गठन हुआ, उससे आज तक का सफर रहा, महिलाओं के लिए क्या कुछ रहा। एक छोटा सा वाक्य हिमांशु जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इन लोगों को अदालत भी जाना पड़ा अपने अधिकार के लिए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट को एनडीए में महिलाओं की भागीदारी के लिए निर्णय देना पड़ा। और अभी भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सुधार की बहुत सारी गुंजाइश हैं। अभी भी वो रेशो नहीं है। हालांकि अग्निवीर की भर्ती में भी महिलाओं के लिए अलग से कोटा रखा गया है, उससे स्थितियां और बेहतर हैं। आज फाइटर जेट से लेकर के टैंक, सब जगह डिप्लॉयमेंट महिलाओं का है। बॉर्डर पे सरहद हवाएं हों, चाहे राजस्थान की तपती दोपहरी की धूप हो, गर्मी के वक्त जून और मई में, वहां पे भी सरहद के पहरा महिलाओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और अलका जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। मैम, आपका सेना का सफर, और जब पहली मर्तबा किसी महिला ऑफिसर के रूप में आप परेड में शामिल हुई, तो वो पल हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चांस कैसे मिला और कैसा लगा उस वक्त? मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, सीओडी दिल्ली। तो जितनी भी महिलाएं अधिकारी दिल्ली में पोस्टेड थे, उन सबको बुलाया गया। उसमें से सिलेक्शन हुआ था आर्मी डे परेड और रिपब्लिक डे परेड के लिए। तो अकेली मैं ही थी उस जिसका सिलेक्शन हुआ। तो मैं ऑर्डिनेंस कोर से हूँ, तो उस साल ऑर्डिनेंस कोर का कोई कंटिंजेंट नहीं था। तो मुझे गुरखा रेजिमेंट के साथ डाला गया। उनके साथ मैंने मार्च किया, उनको लीड करा, क्योंकि मेरी हाइट और स्टेप्स उनके साथ मिलते थे। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैं अकेली महिला अधिकारी थी आर्मी से जिसने सबसे पहले आर्मी डे परेड और रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। तो सब पुरुष अधिकारियों में अकेली मैं ही खड़ी हुई थी। हमारी रिहर्सल्स चलती थी। फिर उसके बाद फाइनल जब डे परेड हुआ, तो उसमें मुझे पहला इंडिया में, मतलब पहली बार महिला अधिकारी को राजपथ पे चलते हुए लोगों ने देखा। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। भारत की उस नारी शक्ति के लिए भी मैम वो प्राउड मोमेंट थे जो आज हिमांशु जी हैं, कैप्टन श्वेता मिश्रा जी बैठी हुई हैं, इन सबके लिए भी एक प्रेरणा की बात थी वो, कि चलिए महिलाओं को भी अवसर मिला है। जी जी जी। उसके बाद में कुछ और अलग से फिर परेड की जो टुकड़ियां रहती हैं उसमें आप लोगों का काफी योगदान रहा, और कुछ और महिलाओं को नेक्स्ट टाइम के लिए उसमें जोड़ा गया। उसके बाद नेवी में, एयरफोर्स में, सबने हर साल उनको मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। फिर बाद में तो कुछ सालों के बाद तो पूरा एक महिला दस्ता ही था जिसने
राजपथ पे परेड करा था। लेकिन जब जी सबसे पहले लोगों ने एक महिला अधिकारी को चलते हुए देखा तो लोग फोटो, मतलब जैसे होता है ना, ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं, फोटो खिंचवाने आ रहे हैं या फोटो आपकी खींच रहे हैं, उनके लिए एक नई बात थी देख के। और हमारे लिए इसलिए नया था, हम 14 किलोमीटर चले थे राजपथ से लेके राजपथ पे लाल किला तक। तो अगर हम वैसे सोचें कि हमने 14 किलोमीटर चलना है सोड को हाथ में पकड़ के सीधा एकदम अपना उस पोस्चर में, तो बड़ा मुश्किल लगेगा हमें ऐसे करना। लेकिन जी वो ऐसा एक मोमेंट था जब आप राजपथ पे चल रहे हैं, आप अम, एक आप देश के सामने अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो आपको जी पता भी नहीं चला आप 14 किलोमीटर कैसे चल लिए। और वहां पहुंचने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आप इतना बिल्कुल अपना हाथ स्ट्रेट करके सोट पकड़ के उसी परेड ड्रिल करते करते वहां पहुंच गए। तो वो एक अपने अलग ही एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा की बात भी कहूंगा मैं, और वहीं से एक शुरुआत हुई कि महिलाओं को परेड में शामिल किया गया। जी श्वेता मैम, आपके पास में आना चाहूंगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फौज का? और आप जब देखिए, सेना में गई होंगी उस वक्त तो गिनी चुनी महिलाएं होंगी उस समय। जी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेस आने वाले आर्मी डे के लिए। योगेंद्र जी, उस उपलक्ष्य में आपने हमें बुलाया है। आर्मी डे के बारे में मैं एक लाइन बोलती हूँ क्यों मनाया जाता है। 1949 15 जनवरी को जनरल KM करियप्पा ने जो है कमांड लिया था। एक इंडियन ने कमांड टेक ओवर किया था इंडियन आर्मी का। उससे पहले ब्रिटिशर्स के हाथ में कमांड रहती थी हमारी आर्मी की। सो 1947 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन आर्मी तब भी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। आर्मी का चीफ तब भी एक ब्रिटिश था, और हमारा 1948 का इंडो पाक वॉर हुआ इतना बड़ा, वो एक ब्रिटिश आर्मी चीफ के अंडर में हुआ। 5 जनवरी 1949 5 जनवरी 1949 को इंडो पाक वॉर खत्म हुआ, और उसके 10 दिन बाद ब्रिटिश आर्मी चीफ ने जो है कमांड इंडियन जनरल KM करियप्पा को हैंड ओवर की 10 दिन बाद इंडो पाक वॉर खत्म होने के। तो 15 जनवरी 1949 को इंडियन ने जनरल KM करियप्पा ने चूंकि कमांड लिया, इसीलिए हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये उसका जी बेसिस है। हर साल ये आर्मी डे दिल्ली में ही होता था, करियप्पा परेड ग्राउंड में ही होता था कई वर्षों तक। ये गत कुछ वर्षों की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इसके चलते कि नए शहरों को भी आर्मी के बारे में एक्सपोजर होना चाहिए, उनकी पॉलिसी के चलते उन्होंने शिफ्ट किया। और पिछला जो था पूना में हुआ था, और इस बार ये मौका जयपुर को मिला है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि अब जयपुर के लोग भी इन्वॉल्व होंगे। रिसेंट में पढ़ रही हूँ कि जयपुर के NCC कंटिजेंट जो गर्ल्स के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मुझे मेरी मेमोरी से जोड़ता है। मैं खुद 1992 की परेड कमांडर रही हूँ। मैं राजपथ परेड कमांड किया है NCC कंटिजेंट को, तो मेरी मेमोरीज उससे रिलेट होती हैं कि अब जयपुर में वो मार्च होगा, वो जो परेड होगी। विमेन एम्पावरमेंट की स्पेसिफिक अगर आप पूछ रहे हैं कैसे रिलेट जी करते हैं और कैसे ये डेवलप हुआ, तो आज लोग बात करते हैं विमेन लीडरशिप पोजीशन ले रही हैं, विमेन कॉम्बैट रोल्स लेंगी कि नहीं, फाइटर। जब हमने ज्वाइन किया था, अलका मैम ने ज्वाइन किया था, उसके 1 साल 1.5 साल बाद हमने ज्वाइन किया था, तब कोई पॉलिसीज एग्जिस्ट नहीं करते थे, प्रोसीजर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो कॉम्बैट रोल्स में लगभग तो हम ऑलरेडी थे। ऑपरेशन पराक्रम में मैंने खुद बॉडी टैग पहना है। एक बॉडी टैग होता है, आपकी डेथ हो जाए तो आपकी बॉडी आइडेंटिफाई होनी है, तो वो बॉडी टैग पहना है। और पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंट पे रहते हुए पाकिस्तान बॉर्डर को कब क्रॉस करना है, इन ऑर्डर्स का वेट करते हुए मैंने 6 महीने निकाले हैं ऑपरेशन पराक्रम के दौरान। उस समय कोई प्रोसीजर्स नहीं थे, कोई इस तरह की SOPs नहीं थी। और तो यह कहना कि हम लोग सपोर्ट रोल में बस थे ऑर्डिनेंस में होते हुए, ये जनरल जनता को अभी तक पता नहीं है। वो समय भी वैसा नहीं था कि इतना ज्यादा मीडिया एक्सपोजर था, इतना ज्यादा टेलीविजन और सोशल मीडिया में एक्सपोजर मिलता था, तो ये चीजें कम्युनिकेट हुई नहीं। बट हमने अगर ऑर्डिनेंस या ASC या EME या सिग्नल्स, जो दूसरी सपोर्ट रोल्स में यूनिट्स हैं या सपोर्ट रोल्स की जो सर्विसेज हैं, उसमें ज्वाइन किया, बट इक्विवेलेंट टू ऑपरेशनल रोल सर्विसेज दी हैं। और वो रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं जो है आपके थ्रू, योगेंद्र जी, थैंक यू दैट ये अभी पब्लिक के नॉलेज में आता है अभी। तो दैट थैंक्स टू योर प्रोग्राम, जहां इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। जी योगेंद्र जी।
जी, आप जब वहां पे आर्मी में जब आप भर्ती हुई थी, उस वक्त महिलाओं की क्या पोजीशन थी? कितनी संख्या में होंगी? गिनी चुनी महिलाएं दिखाई देती होंगी उस वक्त तो, आप और अलका जी जब गए जब? जी, हम लोग जब मैंने ज्वाइन किया तब लगभग 100 महिलाएं, 125 महिलाएं आर्मी में ऑलरेडी थी। और जी मैं अपना पहला दिन, मैं आपको, आपने सुबह बात किया मुझसे और मैंने अलका जी का नाम लिया, क्योंकि जो मेरा पहला कमीशन्ड डे था और जो मेरा पहला सल्यूट था वो कैप्टन अलका शर्मा मैडम को था। ओ जो ग्रेट। तो पहला जो लेडी ऑफिसर का चेहरा जो मैंने देखा इंडियन आर्मी में, सर्विंग ऑफिसर, तो ये मेरे लिए रोल मॉडल थी, तो ये मेरे लिए रेड लेटर डे था। तो उस समय अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। आजकल हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट्स की, तो जी लिटरली जो विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम जो हम लोगों की थी वो एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट था, जहां हमने वायबिलिटी देखी, लड़की लेडीज अगर आर्मी में आती हैं तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी, क्या रिस्क हैं, क्या ऑप्शंस होने चाहिए, कैसे उनके साथ बिहेव किया जाना चाहिए, वो सारी स्टडीज हम पे की गई। एक तरह से जो रिसर्च के गिनी पिग्स थे वो हम थे। जब स्टडीज किए गए और उसके बाद जो फाउंडेशन बनी, उसके बाद एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप पोजीशंस हैं और एग्जिस्टिंग जो रोल्स हैं और एग्जिस्टिंग जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिफाइन किया गया और उनको दिया गया। एंड बिकॉज उस फाउंडेशन के चलते इट इज, आई एम प्राउड टू सी कि अब जो लेडीज ले रही हैं लीडरशिप पोजीशन बड़ी शानदार ले रही हैं। कहीं परेड कमांड कर रही हैं, कहीं ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन सिंदूर में हमने काफी उनका प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन रोल देखा। तो हमारे समय पे रिकॉग्निशन नहीं थी। एक बात, दूसरी बात, एक्सपोजर जो हम कर भी रहे थे, अगर हम ऑपरेशनल सिनेरियोज में कर भी रहे थे तो उसका लोगों को तक बात पहुंच नहीं रही थी। जो करगिल वॉर के दौरान मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है, करगिल ओ वॉर के दौरान लॉजिस्टिशियंस ही थे, बट सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एज अ लॉजिस्टिशियन था कि जो फ्रंट लाइन पे अगर कोई लड़ रहा है सोल्जर, उसके पास मटेरियल पहुंचे। सोल्जर अगर गोलियां चला रहा है तो उसके पास गोलियां पहुंचे, उसके पास वर्दी पहुंचे, उसके पास जूते पहुंचे, उसके पास टेंट्स पहुंचे। वो काम मेरा एज अ लॉजिस्टिशियन हमारा रहा। और वो काम जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में रहते हुए करगिल वॉर के दौरान मैक्सिमम 100 ट्रेन के बराबर सामान जो था करगिल के आसपास के इलाकों में भेजा गया। मैं खुद एक ट्रैफिक ऑफिसर सेंट्रल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की रही, और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल वहां तक पहुंचते रहे, ये मेरा ड्यूटी हुआ करती थी। और रात दिन एक करके आई इंश्योर्ड कि वो चाहे वो इंजन हो, चाहे टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स हो, वो वहां पहुंचते रहे। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, लिटिल नोन बट साइलेंट सोल्जर्स, सपोर्टिव जो है, लिटिल नोन बिकॉज ऑफ लेस ऑफ सोशल मीडिया एक्सपोजर। एंड बट नाउ विद आर्मी डे परेड्स एंड रिपब्लिक डे परेड्स, जहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं महिलाएं, डिस्कशंस होते हैं और वो कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बातें होती हैं और लोगों को पता चलता है एंड मोटिवेशन मिलता है आने वाली जनरेशन को। निश्चित रूप से देखिए, प्रेरणा इसी से मिलती है कि बहुत सारी बच्चियां कहती हैं मुझे इनकी तरह बनना है। तो ये एक प्रेरणा ही होती है कि कई बार एनसीसी के बच्चियां होती हैं कि मुझे भी काश, पेरेंट्स को भी लगता है कि हम भी हमारी बच्चियों को इस तरह से देखें कि परेड उस पे जब जनपद पे परेड करें तो वो दिखें, राजपथ पे दिखें। तो ये कुछ इस तरह के मोमेंट होते हैं जो निश्चित रूप से प्रेरणादायी होते हैं। चले हिमांशु जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप जब गई होंगी आर्मी में उस वक्त, तो मुझे लगता है कि काफी ऑफिसर से आने लगी होंगी उस समय। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मेरी 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बिठाया, जिनके साथ काम करने का भी सौभाग्य होता है और जिनके साथ मंच में बैठ के ऐसी चर्चा करना भी एक सौभाग्य की बात है। योगेन जी, जो ऑफिसर है वो भर्ती नहीं होते, वो कमीशन होते हैं, वो उनको राष्ट्रपति के द्वारा कमीशन दिया जाता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा नई नहीं हूँ, मैं भी अभी एंशिएंट हो गई हूँ इंडियन आर्मी में। तो जब हमने भी ज्वाइन किया था तब उस समय महिलाएं आना शुरू हुई थी और बदलाव चल रहा था। अब की तरह नहीं है जहां पे आप ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को फुल फ्रंट पे निभा रहे हैं। लेकिन उस समय जब मैं कमीशन हुई तो तभी 1 साल बाद ऑपरेशन विजय हो गया और मैं पूरी अपनी जो टुकड़ी है हमारी उसके साथ में हमने मूव किया था और पाकिस्तान बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर हमारे टेंट पिच हुए थे। उस समय मुझे लगता है लोगों में संवेदना का अभाव था। तब महिलाएं 2 तरह के युद्ध से लड़ रही थी। एक था कि उनको अपने आप को साबित करना है जिस बटालियन में वो है,
और जो वहां के लोगों की मानसिकता है, क्योंकि तब भी लोग ये समझ रहे थे कि ये लड़कियां हैं, शायद शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमजोर है, मेंटल कैपेबिलिटी से शायद थोड़ी कमजोर होंगी, लेकिन जब आप वर्दी पहनते हैं तो एक्सीलेंस का कोई जेंडर नहीं होता है। देखिए, एक्सीलेंस जो है, वर्दी ये नहीं देखती आप किस जेंडर में है, वर्दी ये देखती है आप कितनी काबिल हैं। दूसरी बात, जो बाहर का जो सोशल एनवायरनमेंट था वो भी महिला अफसरों को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा था। तो क्योंकि हमारे परिवार ने हमें इस तरह से इतना सशक्त मानसिक तौर पे भी बनाया और शारीरिक तौर पे भी बनाया कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मैंने ऑपरेशन कारगिल के बाद ऑपरेशन पराक्रम का भी मैं हिस्सा रही हूँ। बहुत सारी एक्सरसाइज ट्रूप्स होती हैं जो राजस्थान में होती हैं, जोधपुर के इलाके में खास तौर पे होती हैं, उन पे भी मैंने अपनी भागीदारी निभाई है। मुझे लगता है कि जब हम सेना की बात करते हैं तो बात बंदूकों की, टैंकों की, मिसाइलों की नहीं होती है, बात होती है उस साहस, नेतृत्व और संकल्प की, जो मुझे लगता है कि अलका मैम के टाइम से शुरू हुआ, श्वेता मैम उसको आगे ले गए। हमने जब, जैसा मैं आपको बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब हमने ये लड़ाई लड़ी तो हमने वो धरातल तैयार किया जिसपे आज की लड़कियां कदम ताल कर रही हैं। और देखिए, चाहे हम बात करें सोफिया कुरैशी की, या लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर मैम है, या ब्रिगेडियर गीतिका है, या तानिया शेरगिल है, तो ये सब अलग अलग आर्मी के जो स्प्रेड है उससे आती हैं। कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई सिग्नल ऑफिसर है, कोई इसमें इंजीनियर्स ऑफिसर है, लेकिन हर किसी में एक बात सामान्य है कि उसने अपना जो जेंडर है उसको कभी भी इस चीज में आड़े नहीं आने दिया कि आप ये कह सके कि ये केपेबल नहीं है। मैंने जैसे आपसे एक बार पहले भी जिक्र किया था, मेरी एक फ्रेंड है जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, मिताली मधुमिता, उन्होंने तो अफगानिस्तान में देखिए उनको सेना मेडल मिला था, गैलेंट्री। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। और मेरी जो 23 साल से ज्यादा की जो ये जर्नी आर्मी में रही है, तो मुझे एक चीज पे गर्व होता है कि मैंने इतने सारे आयाम छुए हैं, चाहे वो अपना काम रहा हो, या जो दिल्ली में एक आशा स्कूल है जहां पर कि स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए काम करना है, एनसीसी के कैंडिडेट्स को तैयार करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैंने हर इस चीज को छुआ है जो व्यक्ति अपने जीवन में एक समाज सेवा के तौर पे भी करना चाहता है और एक भारतीय अफसर होने के नाते भी करना चाहता है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने बिल्कुल एक ग्रास रूट से शुरू होकर और आज मैं जहां पहुंची हूँ वो सेना का पूरा इसमें योगदान रहा है। जो जहां से हम एक नन्हे मुन्ने बच्चे 21 साल के आ गए थे फौज में, क्या उम्र थी हमारी, और जो हमें शेप किया है आज हम जिस तरह की महिलाएं हैं कि आज न सिर्फ हम समाज में बहुत सारा योगदान दे रही हैं, बट जिस तरह का नेतृत्व हम दे रही हैं और जिस तरह से हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें इस समय इस प्लेटफॉर्म पे भी हम सब महिला अधिकारियों के लिए तालियां बजानी चाहिए, जिन्होंने अलका मैम के कोर्स से शुरू होकर आज तक अपने मेरिट के हिसाब से कोर्ट में ये साबित कर दिया कि आप प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं अगर आप लेडी ऑफिसर्स को उनके मेरिट की वजह से अगर बाहर जाने को बोल रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज थी जो हमने इस पे बात की थी कि भाई अगर हम बराबर के एसीआर ले रहे हैं, अगर हम अपनी काबिलियत को वॉर जोन में दिखा रहे हैं, अगर हम अपनी काबिलियत पे पोस्टिंग पा रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर के क्षेत्र में, अफगानिस्तान में आपको लीड कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल इसके काबिल हैं और हमें काबिलियत पे आज भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन को प्राप्त किया है। बिल्कुल, एक लंबी लड़ाई रही, वो भी अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट को भी एनडीए में शामिल करने के लिए गर्ल्स को उसके लिए आदेश देना पड़ा। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये बात मानूंगा कि सोच जो हमारे आज भी है पुरुष प्रधान मानसिकता, देखिए ईश्वर के यहाँ से जब बच्चा हो चाहे बच्ची हो पैदा होती है तो ये हम लोग तय कर लेते हैं कि ये गाड़ी ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, ये चला पाएगी नहीं चला पाएगी। मशीन को पता नहीं होता है कि मेरी सवारी करने वाला लड़का है या लड़की है, महिला है या पुरुष है, ये हम लोग तय कर लेते हैं। और अभी जैसे अभी बताया कि भारत में ही नहीं है, अफगानिस्तान का एक बड़ा उदाहरण अभी हिमांशु जी ने दिया है ये, और उसमें गैलेंट्री मेडल मिलना एक बहुत बड़ी बात है। गैलेंट्री मेडल ऐसे नहीं मिलता, बहुत लोगों के ख्वाब होते हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा मेडल मिले, लेकिन वो आपके कर्तव्य से या आप जो ड्यूटी करते हैं आपको वो अचीव कुछ करते हैं तभी वो कुछ मिल पाता है।
खैर चलिए, मैं एक बार वापस से अलका मैम का रुख करना चाहूंगा। मैम, आपका एक्सपीरियंस मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त में आपका परेड पे, क्योंकि आप पहली महिला ऑफिसर रही, परेड में शामिल हुई, तो उस कारण से दर्शकों को ये बताना जरूरी था कि ये लेडी ऑफिसर जिन्होंने परेड में सबसे पहले शिरकत की थी। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस वक्त? फौज का हाल क्या था, खासकर महिलाओं को लेके? देखिए, फर्स्ट बैच था तो सबसे पहले तो पुरुषों के लिए एक्सेप्ट करना ही बड़ा डिफिकल्ट था कि हमारे फौज में महिलाएं आ रही हैं, और जी। उनको वो भी एक्सपेरिमेंटल बैच था, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे ट्रीट करा जाए। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी। जैसे आप किसी यूनिट में जाएं तो वहां पे आपके लिए वॉशरूम्स नहीं होते, सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो वहां थी। फिर उसके बाद अपने साथ में जवानों के लिए सल्यूट करना, कि जब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि लेडी को कैसे सल्यूट करा जाए, ये हमारी ऑफिसर कैसे हो गई। फिर सर बोले, मैम बोले, उसका एक दुविधा में पड़ जाते थे। फिर और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती थी कि अगर आप जैसे आपके मैरिज होने के बाद छोटे बच्चे हैं, तो आपको स्पाउस पोस्टिंग मिल रहा है कि नहीं, तो फाइनली वही होता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेनली लेडी को ही बनाना पड़ता है, महिला ऑफिसर को। तो उसमें बच्चों को देखना, घर को देखना, हस्बैंड को देखना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। और मेनली तो जेंडर बायस वाला स्टार्ट ही हुआ था, क्योंकि फौज में ये एंट्री, तो वो इनिशियली तो था। अभी बहुत चेंजेस आ गए हैं, हर लेडी ऑफिसर का, हर विमेन ऑफिसर का कंट्रीब्यूशन रहा है। सबने अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, हर का अपना एक्सपीरियंस है, उन्होंने सीखा है और बाकियों को किसी ना किसी तरह से प्रेरणा दी है। तो हर लेडी ऑफिसर का फर्स्ट बैच से अब तक वो अपना कंट्रीब्यूशन देते आए हैं, लड़ते आए हैं हर चीज के लिए। अभी बहुत टेक्नोलॉजिकली और माइंडसेट में बहुत फर्क आ गया है, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। फौज में एक्सेप्ट बहुत अच्छा कर रही हैं लेडी ऑफिसर्स, अभी कमांड रोल में है, लीडरशिप रोल में है, तो बहुत फर्क पड़ गया तब से और अब तक। तब तो सब कुछ नया था, जैसे गिनी पिग्स होते हैं, हम लोग गिनी पिग्स थे, हमें नहीं पता था फौज में कैसे हम सीख रहे हैं, कैसे हमें कैसे करना है, और लोगों को कि लेडी ऑफिसर को कैसे एक्सेप्ट करना है, तो वो डिफिकल्ट था इनिशियली। अब तो आई थिंक सब यूज टू हो गए हैं, पता है कि कोई उसमें भेदभाव नहीं है, जैसे मेल ऑफिसर वैसे ही फीमेल ऑफिसर। तो उसमें आपका काम देखा जाता है, ना कि आपका जेंडर। तो अभी ज्यादा हम तो इनिशियल बैचेस हैं, अभी जो लेडी ऑफिसर्स हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, मेरे ख्याल से हिमांशी एंड श्वेता। मैं इनसे इनकी सुनती हूँ, कैसे इन्होंने इतना अच्छा, इनका एक्सपीरियंस इतना, हिमांशी ने तो बहुत ज्यादा 30+ इयर्स सर्विस करी है। तो और इन लोग को देखते ही हमारे जूनियर्स को और आगे वाले बैचेस को देख के बहुत खुशी होती है कि कहाँ पहुंच गए हैं, हमसे बहुत आगे पहुंच गए हैं, और हम आजकल इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से एक खुशी होती है कि ये भी एक तरह की अपनी एक इंटरनल जंग कहूंगा मैं इसे, कि बड़ी खुशी होती है कि हमने जो एक वृक्षारोपण किया, उसकी टहनियां इतनी फैली और बहुत सारे पेड़ लगते चले गए, यानी कि एक कारवा बनता चला गया और वो जगह मिली उसे। तो ये निश्चित रूप से खुशी की यही है, एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, हम इनसे सीखते हैं, ये हमसे सीखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। चलिए श्वेता मैम, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी भी कहीं आपको लगता है कि कुछ ही धारणा बदलने की जरूरत है, कुछ नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है सेना में, खासकर महिलाओं को लेके? योगेंद्र जी, हम एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए पहुंचे हैं यहाँ तक। अभी कल मैं एक छोटा सा एक इंटरेक्शन था, एक एनडीए की एंट्रेंस की कोचिंग क्लास थी। जी योगेंद्र जी, एनडीए के एंट्रेंस में सोच ही नहीं सकते थे कुछ सालों पहले तक हम कि लड़कियां होंगी। लेकिन यहाँ कोचिंग क्लास थी जहां एस्पायरिंग जो एनडीए एंटर करने के थे, उस कोचिंग क्लास के क्लासरूम की पहली 5 रोज जो थी वो लड़कियों की थी। 50 लोग अगर उस क्लास में बैठे हुए थे तो उसमें से 25 से 30
आगे की रो में लड़कियां बैठी थी, एनडीए एंट्रेंस के लिए कोचिंग ले रही थी। तो ये एक चेंज इन इकोसिस्टम हुआ है इतने सालों में, एक चेंज इन अवेयरनेस हुआ है और एक चेंज इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है कि हाँ ये लड़कियों के लिए भी सर्विसेज है, और ये लड़कियों यूनिफॉर्म देख करके कि ये तो हमारा फील्ड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट दिमाग से बिल्कुल निकल गया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज है कंपेयर टू जब हमने एंटर किया था। हम जब कहते थे आर्मी में, तो क्या करने जा रहे हैं आर्मी में, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। उनका समझ ही ये होती थी कि आपका ऑफिस जॉब होगा, आप क्या फील्ड पर भी जाएंगे, आप क्या बंदूक की ट्रेनिंग भी लेंगे। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि आप आर्मी ज्वाइन अगर कर रहे हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं एक महिला होते हुए। तो वो कॉन्सेप्ट से मैंने आपको एक पिछले इवेंट में मैंने आपको बताया था कि हम कमीशन होकर के हम जोधपुर आए थे, और एक साल की सर्विस रही होगी, और जोधपुर सिटी में अपनी गाड़ी में हम पहुंच गए थे किसी काम से यूनिफॉर्म में। तो उस सिटी में गाड़ी खराब हुई कुछ देर के लिए, और उतर करके हम ड्राइवर के साथ उसको असिस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं, और कुछ देर में इस जोधपुर के चौराहे पर भीड़ लग गई, कुछ 50 से 100 लोग खड़े होकर के देखने लगे कि ये लड़की ने यूनिफॉर्म क्यों, आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। इतना बड़ा अचंभा था उन लोगों के लिए, और इतना बड़ा सरप्राइज था। ये हम उस जमाने की बात कर रहे हैं कंपेयर टू अब, जब एनडीए की क्लासरूम में आधे से ज्यादा कोचिंग जो है एस्पिरेशन जो एस्पायरिंग जो एनडीए के ऑफिसर्स हैं वो लेडीज हैं। तो बड़ा चेंज आया है इकोसिस्टम में, और ये चेंज थैंक्स टू पॉलिसीज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आई वुड से, बिकॉज रिपीटेटिवली कुछ पॉलिसीज हुई हैं। 2020 में जो परमानेंट कमीशन का डिसीजन लिया गया, उसमें एक माहौल बनाया गया था कि मीडिया के थ्रू हमने भी पार्टिसिपेट किया, आपने भी अपॉर्चुनिटीज दी बोलने के लिए, बिसाइड्स जो कोर्ट में केसेस होते रहे, आर्टिकल्स लिखते रहे। तो एक जनरल इकोसिस्टम बना जहां वुमेन को सपोर्ट, वुमेन को आगे आने के लिए सपोर्ट किया गया। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अदर रैंक्स में विमेन आ गए हैं, अदर रैंक्स में ज्वाइन किया, जेसीओ एक विमेन बन गई है, और अग्निवीर हैं। पिछले आर्मी डे परेड में जो है अग्निवीर लेडीज थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि ऑफिसर से बिलो रैंक के लेडीज हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल जो वुमेन एम्पावरमेंट का विद इन डिफेंस फोर्सेज है, वो एक इकोसिस्टम बहुत जबरदस्त बना है, और आई एम एब्सोल्युटली, मैं उसके लिए बहुत खुशी होती है महिलाओं को, हमारी बेटियों को आगे आने का मौका मिल रहा है, पर वी हैव नॉट रीच्ड यट। परसेंटेज जितनी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अलका जी हों चाहे आप हों, आप लोग एक उस प्रेरणा पुंज हैं जिसके जरिए महिलाएं आगे बढ़ी हैं। और एक हिमांशी सिंह जी जैसे महिला हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी अधिकारों के लिए कि नहीं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक बार भरोसा करने की आवश्यकता है, और वो जंग जीती इन्होंने इंटरनली, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो वो सबसे बड़ा कारण है कि हर पेरेंट्स आते हैं कि मेरी बेटी फौज में जाए, सोच बदल गई है पेरेंट्स की भी और बच्चियों की भी। यही एक बड़ा कारण है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं दिखती हैं। आप परेड हो चाहे किसी भी तरह का कोई भी एक्सरसाइज हो, वहां पे आपको महिलाएं दिखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफी महत्वपूर्ण महिलाओं की अपनी भूमिका रही है। चलिए हिमांशु जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, आपने जब हम जुड़े थे तो बताया भी था कि हमने भी संघर्ष किया है। अब क्या लगता है आपको कि अभी भी कहीं कोई गुंजाइश लगती है आपको कि हाँ जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है सेना में, खासकर महिलाओं को लेके? योगेंद्र जी, मैं आपकी और आपको और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि अलका मैम जो है वो एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं। ये बहुत सुंदर काम उस क्षेत्र में भी करती हैं, और श्वेता मैम तो सामाजिक चेतना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ा रही हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपने आप को फौज के दायरे तक सीमित नहीं रखा है, इनका जो विस्तार है बहुत ज्यादा है। अब हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जब हमने शुरू किया था तब हम सिर्फ 5 साल के लिए आए थे, और फिर हम परमानेंट कमीशन में आ गए। हमारे समय में हमें डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो एक पीआरसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कमांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन सन 2022 में जब पहली बार वुमेन ऑफिसर्स ने अपना एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, वो क्लियर करके जब वो वेलिंगटन पहुंची है, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनको जाकर जेंडर सेंसिटाइजेशन पे क्लास दे सकूं, जिसमें कि 300-400 ऑफिसर होते हैं, जिसमें काफी विदेशों से भी ऑफिसर आते हैं। तो कभी कभी अपने हस्बैंड से मजाक में कहती हूँ कि क्या हुआ मुझे अगर मौका नहीं मिला स्टाफ कॉलेज करने का, आई कैन गो देयर एज अ फैकल्टी। तो वो जो चीजें हैं वो आई हैं। देखिए, सैनिक स्कूल्स में आपने महिला बच्चियों को लिया है, आपने एनडीए के दरवाजे उनके लिए खोले हैं, खोल दिए। आपने जो पहले हम सर्विसेज में होते थे, लेकिन अब सपोर्टिंग आर्म्स में, आर्टिलरी में, एविएशन में अगर महिलाएं आ रही हैं,
तो वो किस लिए आ रही हैं? क्योंकि देखिए, युद्ध के मैदान में निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, वो मानसिक दृढ़ता पे निर्भर करती है, और वो मानसिक दृढ़ता समय से समय तक अभी तक महिलाओं ने दिखाई है। अगर आज कमांड कर रही हैं, सियाचिन में खड़ी हैं, कुछ बॉर्डर रोड्स में हमारी ऑफिसर्स हैं, तो मुझे लगता है बदलाव बहुत सुंदर है। अभी सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो इन्फेंट्री में वुमेन ऑफिसर्स के आने की। यानी अगर बाकी हैं तो पैदल सेना में अभी तक नहीं आई है, और वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज फौज ज्वाइन की, क्योंकि ये बदलाव समय लेता है, और हमारे को मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से वो जो बच्चियां हैं उनको तैयार करना होगा कि इस तरह का जो नेतृत्व है, जो आप डेजर्ट में भी हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र में हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल के इलाके हैं वहां पे भी हो, तो उस पीढ़ी को हमें तैयार करना पड़ेगा अगर हम उस तरह से बात करें। अदरवाइज मुझे लगता है कि आज भी सेना की रीढ़ अगर आप देखें तो, अगर नंबरों पे ना जाएं तो भारतीय सेना की रीढ़ आज महिला ऑफिसर बन रही हैं, और चाहे उनके नंबर कम हो लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक समाज में एक दौर बदलता है, सोच बदलती है, और उसी के साथ में ये उपस्थिति भी अलग अंदाज में नजर आती है। यूं कहूं कि ये संख्या जो है वो भी बढ़ती नजर आती है। समय लग सकता है, आपने सही कहा। इन्फेंट्री का अपना एक वो रोल प्ले है, क्योंकि वो पैदल सेना है। उसमें हालांकि अब टेक्नोलॉजी के साथ में हमने अभी देखा कि पैदल सेना का रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के आधार पर इतनी कुछ सिस्टम बदल गया है कि आप अपने बॉर्डर के अंदर से ही टारगेट अचीव कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी उसका एक उदाहरण रहा। तो चलिए, नारी शक्ति को हम सलाम करेंगे, और आप सभी को जय हिंद और सेना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे दर्शकों के साथ में जुड़ी, और जन टीवी के दर्शकों का सौभाग्य है कि अलका जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव शेयर किए, और उन्होंने बताया कि पहली वो महिला ऑफिसर हैं जो परेड में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।